साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। साथियों ये चैनल बहुत लंबे समय से सहारा के निवेशक और सहारा के एजेंटों की मांगों के लिए भुगतान जो नहीं हो रहे, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके संदर्भ में तमाम सारी चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठाता रहा है। साथियों हमने या तमाम सारे यूट्यूबरों ने निवेशकों के लिए बहुत सारी चीज़ें जनता के समक्ष, देश के समक्ष, सरकारों के समक्ष अपने अपने चैनलों से उठाने का प्रयास किया है। आज एक नई बात करने जा रहे हैं। नई बात यह है कि सहारा इंडिया का जो निवेशक है वो तो ठीक है, उसने अपने ज़िंदगी का कुछ अंश सहारा में इन्वेस्ट किया था, लेकिन सहारा में काम करने वाले उन 12 लाख लोगों को क्या हुआ? उन 12 लाख लोगों की कैसी हालात हैं? उन 12 लाख लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो सहारा में एज ए एम्प्लाई, एज ए एजेंट, एज ए फील्ड वर्कर काम किया करते थे। उनकी बड़ी दर्द भरी ज़िंदगी है। साथियों 12 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। 12 लाख ज़िंदगियां आज बड़े बदहाल ज़िंदगी जी रही हैं। एक मनुष्य होते हुए वह अपनी ज़िंदगी नरक की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। उनका न कोई पाप है, ना उन्होंने कोई दोष किया है, ना उन्होंने किसी का पैसा ठगा है, ना कोई चोरी की है, ना बेईमानी की है। इसके बावजूद भी वह समाज में जलालत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। देश में लगातार बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है और सहारा में काम करने वाले 12 लाख कार्यकर्ता, एजेंट, एम्प्लाई एक झटके में अपने रोजगार तो दे ही बैठे, अपनी धन संपत्ति कमा ही बैठे, अपनी धन संपत्ति गंवा ही बैठे। और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी वर्तमान में कैसी चल रही है उस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा पर चर्चा इस चैनल्स के माध्यम से करना चाहते हैं। बस आप लोगों से इतनी आरजू गुजारिश, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि वास्तव में अगर इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने कुछ सही सच्चे शब्दों में आप लोगों की ज़िंदगी की व्याख्यान किया हो तो इस वीडियो को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने का प्रयास करना, जिससे वह सहारा के उन 12 लाख कार्यकर्ताओं की दर्द भरी दास्तान को समझ सकें, जान सकें कि कैसा वह ज़िंदगी जी रहे हैं। साथियों बात करते हैं, देश में सहारा इंडिया ने 1978 में कारोबार की स्थापना की और उस कारोबार से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और वो साम्राज्य स्थापित करने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, उनका एक नेटवर्क था। वो नेटवर्क था देश के नौजवानों को, देश के बेरोजगारों को अपनी योजनाएं दिखाकर उनके प्रति आकर्षित करना। सहारा ने अपने लोगों को विभिन्न ब्रांचों, विभिन्न शाखाओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में, कोनों में भेजा और 12 लाख लोगों की श्रृंखला तैयार की। वो 12 लाख लोगों का ना ही वो 12 लाख लोग कहें तो एक आम आदमी एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के व्यक्ति थे जो कम पढ़े लिखे, बिना जानकारी, बहुत सारी सरकारी संस्थाओं के रेगुलेटर नियमों का, एक्ट के बारे में उन्हें कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। वो केवल इतना जानते थे कि वह एक पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का काम यह है कि आम आदमी के घर जाके 5-5, 10-10 रुपये उन्हें एकत्रित करने के लिए प्रेरणा देना। उस 5-5, 10-10 रुपये को एकत्रित करके सहारा की ब्रांच शाखाओं में जमा करवा के एक दिन वह बहुत बड़ी धनराशि उनको वापस करवाएंगे, ब्याज समेत दिलवाएंगे। वो अपने आप को धन्य समझते थे। उन्होंने हजारों परिवारों के गुटखा छुड़वाए। जो सरकार अपने टीवी चैनल्स में
तमाम सारे बड़े बड़े विज्ञापन पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, वो सहारा के एम्प्लाई ने, वो सहारा के एजेंटों ने इतना बड़ा पुण्य का काम किया। बहुत सारे शराब पीने वाले शराबियों से प्रार्थना करके, मिल के, समझा के, डॉक्टरों से मिलवा के उनकी शराब छुड़वाई। शराब से बचने वाला पैसा उन्होंने सहारा में इन्वेस्टमेंट करवाया। ऐसी थी सहारा के वर्कर्स की ज़िंदगी। बहुत सुदूर गाँव में जाकर अपने प्लान्स बताना और उस प्लान के बदले में उनको कमीशन, उनको भरण पोषण हेतु सहारा की तरफ से पैसा दिया जाता था। उनका पेट चलता था, उनके परिवारों की उससे ज़िंदगियां चल रही थीं। लेकिन सहारा से भी विवाद ने सहारा के एजेंटों को बर्बाद कर दिया। वह सड़क के कुत्तों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। पुण्य का काम करने वाले, अपने आप को गर्वित महसूस करने वाले वो 12 लाख लोग आज समाज में ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं। उनका सिर्फ दोष इतना सा है कि वह गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के यहाँ जाकर 10-10, 20-20 रुपए के प्लान्स बताकर उनकी मेहनत की गाड़ी की कमाई को सहारा में इन्वेस्टमेंट कराए थे, सहारा में जमा करवाए थे। सहारा की तरफ से दिए गए भरोसे को उन्होंने बताया गया था समय अवधि बाद उनका ब्याज सहित पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। और जब समय अवधि बाद उनका सहारा इंडिया ने भुगतान नहीं दिया तो उन मध्यम वर्गीय परिवारों ने, गरीब परिवारों ने उन एजेंटों पर दबाव बनाना प्रारंभ किया। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो एजेंट भी जानता है उसने पैसा सहारा में जमा करवा दिया, वो जमा करने वाला इन्वेस्टर भी जानता है उसका पैसा सहारा में जमा है। इसके बावजूद भी उसको जलालत भरी, दुख भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। कारण क्या है? दोष क्या है? पाप क्या है? उसने तो यही सपना देखा था कि 1978 से कारोबार करने वाली कंपनी, विभिन्न सरकारी उपकरणों में हिस्सा लेने वाली कंपनी, तमाम सारे सामाजिक संस्थानों से, तमाम सारी समाज सेवी संस्थाओं से अवार्ड जीतने वाली कंपनी, और जिस कंपनी के पास बड़े बड़े नेता मिलने आते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी मिलने आते थे, हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग आते थे, अमेरिका का राष्ट्रपति मिलने आता था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मिलने आता था, वो कंपनी निवेशकों का पैसा कभी नहीं रोक सकती। उन्होंने ये कभी कल्पना नहीं की थी। और सहारा के एजेंट की ज़िंदगी ये हो गई है कि उसके पास कमाने के लिए 5-5, 10-10, 20-20 रुपए नहीं है। और सहारा के एजेंट की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वह अब कोई कारोबार भी नहीं कर पा रहा है। यदि वह 10, 20, 50 हज़ार रुपये की कहीं से जुगाड़ करके लाता भी है और कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसका पड़ोसी उसे गाली देता है, गंदी गंदी गालियों से नवाजता है, कहता है हमारा पैसा दो, हमने तुम्हें पैसा दिया था, सहारा को नहीं जानता हूँ, ना ही सहारा में दिया था। आज वो भी नहीं समझना चाहता कि आपका पैसा तमाम सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दायित्व है दिलाने का, वो नहीं दिला पा रही। एक अपने पेट को पालने वाला एजेंट कैसे आपका भुगतान करा सकता है? कैसे वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बावजूद भी कोई कभी उसके घर चले आता है, कोई रास्ते में मोटरसाइकिल छीन लेता है, कोई रिश्तेदार उसको फ़ोन पे धमकी देता है, क्योंकि उसने अपने सगे संबंधियों का पैसा जमा करवाया था, रिश्तेदारों का पैसा जमा करवाया था, अपनों का पैसा जमा कर, मोहल्ले वालों का पैसा, गांव वालों का। आखिर सहारा के उस एजेंट की गलती क्या है? क्या उसने पाप किया है? सिर्फ इतना सा कि उसने अपना पेट पालने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए उस कंपनी में आपका भुगतान जमा करवाया, पैसा जमा करवाया, जो कंपनी सरकार से पंजीकृत थी, सरकार से मान्यता प्राप्त थी। सिर्फ इतना सा दोष सारा निवेशक जानता है, सारा उस एजेंट का रिश्तेदार जानता है, मोहल्ला वाला जानता है, पड़ोसी जानता है कि पैसा उसने अपने पास नहीं रखा,
आपके पैसे को ले जाकर उसने सहारा की ब्रांच में जमा करवा दिया। बदले में वहाँ से रसीद बॉन्ड पासबुक आई, वो रसीद बॉन्ड पासबुक आपके पास सुरक्षित है। अब आपका दबाव सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको भी अच्छा लगा था कि 10-10, 20-20 रुपए हमारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और जाके एक दिन बड़ी रकम बन जाएगा। ना आपने सोचा था कि ये हमारे साथ इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ये सरकारी संस्थाओं की वजह से हमें सहारा से भुगतान प्राप्त नहीं हो पाएगा। ना सहारा के उस एजेंट ने सोचा था कि इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जितने आप सहारा को जानते थे वो उससे थोड़ा सा अधिक जानता था। वो इतना जानता था कि सहारा की उसने ब्राइट ज़िंदगी देखी थी, सहारा के बड़े बड़े मॉल्स उसने देखे थे, टीवियों में देखे थे, अखबारों में देखे थे, पत्रिकाओं में देखे थे, सहारा की मीटिंग्स में उसने हिस्सा लिया था। बस इतना सा आपके और उसके बीच में अंतर है। तो इतनी दर्द और जलालत भरी ज़िंदगी सहारा के एजेंट जो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में मौजूद है। भारतीय रेलवे के बाद सहारा रोजगार देने वाले में संस्थाओं में दूसरे स्थान पर था। आज वो 12 लाख लोग एक मोहल्ले के कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, जो किसी की भी दरवाजे पर बैठ नहीं सकता। बैठता है तो उसको हाल तुरंत मकान का मालिक आता है, लाठी डंडे से प्रहार कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सहारा इंडिया के एजेंट की हालात है। यहाँ तक कि सहारा इंडिया जो कंपनी है वो अपने कार्यकर्ता को अब एजेंट भी कहना पसंद नहीं करती है, वो एम्प्लॉय भी कहना पसंद नहीं करती। स्थिति ये हो गई है, यदि एजेंट सहारा द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें डीएम एसपी ऑफिस में जाता है तो डीएम एसपी ऑफिस में उल्टा सहारा एजेंट को हड़का दिया जाता है। पुलिस अधिकारी उस पर दबाव बनाने लगते हैं, तुमने भुगतान क्यों नहीं कराया, तुमने पैसा जमा करवाया था। लेकिन उन अधिकारियों की, उन पावरफुल लोगों की कभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो सहारा के गिरबान पकड़ें, सहारा की संपत्तियों को सीज करें, सहारा की संपत्तियों की छानबीन करवाएं और निवेशकों का भुगतान दिलवाएं। सुब्रत राय के गिरबान तक इस देश के किसी भी अधिकारी की पहुंचने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन एक साधारण से व्यक्ति जिसने सहारा के लिए काम किया, जिसने 10-10, 20-20 रुपए एकत्रित आपका पैसा करवाए, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनको 4-4, 5-5, 6-6 बार उस सहारा के एजेंट ने भुगतान करवाया। उसने 5 रुपए डेली की कभी आईडी खोली थी, कभी 5 रुपए डेली से भुगतान करवाया, कभी 10 रुपए से भुगतान करवाया, कभी 20 रुपए। और जो उसने एक दिन 4-4, 5-5 बार भुगतान होने के बाद एक समस्या ऐसी आई कि सहारा द्वारा उसको भुगतान नहीं दिया गया और इसलिए उसको बेईमान समझा जाता है। वह गली में अपना सर नीचा करके चलता है, ऊपर गर्दन नहीं उठा सकता, कहीं उसको कोई टोक ना दे, कहीं उसको रोक ना दे। बड़ी दुर्गति हो गई है। तो साथियों, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत सारी दर्द भरी ज़िंदगियाँ सहारा के एजेंटों निवेशकों की हैं। हमारी सभी के साथ सहानुभूतियाँ हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे सहारा मामले पर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले और सेबी के अकाउंट में भी एक बड़ी धनराशि निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई है, वो यदि निवेशकों को दे दी जाए तो सहारा के उन 12 लाख लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाए। उनका रोज़गार तो चला ही गया है, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा कम से कम बना रहेगा और निवेशकों का भुगतान सहारा का वो 12 लाख लोग अपने घरों में बैठ के अपने बीवी बच्चों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। वो अपने लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं नहीं करता है, वो निवेशकों के लिए प्रार्थनाएं करता है। वो अपने पड़ोसी का भुगतान दिलाना चाहता है। वो अकेले कमरे में बंद होकर रोता है कि हे ईश्वर, मैंने फलाने रिश्तेदार का ये पैसा जमा करवाया था, उसका भुगतान दिलवा दीजिए, किसी भी प्रकार से हमें मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। उसका रोज़गार जिस व्यक्ति का चला गया वो फिर भी आपके लिए दुआ कर रहा है, वो आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, वो आपके लिए नए रास्ते तलाशता है, वो आपको कंज्यूमर फोरम पहुंचने की सलाह देता है, वो आपको डीएम साहब को शिकायत करने की सलाह देता है, वो आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार तक शिकायत करने की सलाह देता है, वो आपको सीआरसी प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत करने की सलाह देता। सलाह ही नहीं देता, वो आपकी शिकायतों को खुद अपने हाथों से लिखकर पहुंचाता है। सिर्फ पहुंचाता ही नहीं है, इस बेरोज़गारी के आलम में जब उसके पास खाने के लाले हैं,
जब उसका ज़िंदगी बदहाल हो गई, तब वो अपने खर्चे से आपकी रजिस्ट्री को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। हजारों चिट्ठियाँ रोज़ सरकार तक जा रही हैं, प्रधानमंत्री की लेकिन निंदा जाग नहीं रही है, उनकी दया भावना जाग नहीं रही है। उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ हिंदू मुसलमान से ही देश चल सकता है। उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ आटे पर जीएसटी लगाने से ही देश चल सकता है। उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ इस देश को जुमलों से ही चलाया जा सकता है। ये देश में जब मोदी जी जैसे लोग अपने आप को, एक समय ऐसा होता था, मैं नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं ने मोदी को बहुत प्यार किया। प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए प्यार किया कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी जो नीतियां थीं 10 वर्षों में जनता में उनसे असंतुष्टि व्याप्त हो गई। उनके एवज में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बड़े सपने दिखाए, आश्वासन दिया महंगाई नहीं बढ़ेगी, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, कंपनियां आपका पैसा नहीं मारेंगी, आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2014 में सहारा की मीटिंग्स में दावा किए गए कि सरकार बदल गई, कांग्रेस ने सहारा से बदला लिया था, इसलिए बीजेपी वाले सहारा की मदद करेंगे। लेकिन मदद के नाम पे हुआ क्या? मदद के नाम पे गरीब निवेशकों का भुगतान नहीं मिला। उल्टा सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को छूट दे दी गई। इस देश में हजारों एफआईआर सुब्रत राय के खिलाफ दर्ज हैं। सिंगल मामले में सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई। 420 के तो ना जाने कितने सुब्रत राय पर केस दर्ज हैं। तमाम सारे हाई कोर्ट में भी सुब्रत राय और सहारा इंडिया के खिलाफ मामले लंबित हैं। यहाँ तक कि सरकार ने इतनी बड़ी सुब्रत राय की मदद की कि उनके बेटे, उनकी पत्नी ने विदेश की नागरिकता ले ली। यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है। सुब्रत राय लगातार बड़े बड़े विज्ञापनों से झूठ पर झूठ, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 3 साल, 10 महीने, इस तरीके से लगातार पिछले 5 वर्ष से झूठे विज्ञापन छपवा रहा है कि हम आपके भुगतान कर देंगे, हम आपके भुगतान कर देंगे। तो साथियों, आपके दर्द की, आपकी पीड़ा को हमने अपने इस वीडियो से यदि उठाया हो तो आप इस चैनल्स के वीडियो को लगातार शेयर करें। हम प्रयास करते हैं आज के बाद आप लोगों से दूर नहीं जाएंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। आपकी आवाज़ को, आपकी दर्द को, आपकी पीड़ा को लगातार उठाने के प्रयास करते हैं। आप लोग हमें सजेशंस दीजिए। मैं मानता हूं कि 12 लाख लोगों का कारवां ये अब बदहाल ज़िंदगी से बाहर आएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया ये दर्द झेलते झेलते। मुझे लगता है अब सहारा के एजेंट को लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने किसी का पैसा नहीं मारा है, उसने पुण्य सेवा भाव से पुण्य का काम कर रहे थे। नेताजी कहते हैं मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। नेताजी विधायक बनने के बाद एक वृक्ष लगा देते हैं, कहते हैं मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। सहारा के एजेंटों ने हजारों वृक्ष लगाए थे, हजारों लड़कियों को कि सहारा में 10-10 रुपये, 20-20 रुपये जमा करने से शादियां हुई हैं और उनकी एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है। क्योंकि सहारा कोई आज की तो कंपनी नहीं है, पिछले 50-45 वर्षों से समाज के बीच में काम किया सहारा ने, और एक व्यक्ति ने कई बार भुगतान भी प्राप्त किया। लेकिन समय को कौन टाल सकता है, कौन जानता है कब किस दिन कैसा आ जाए, और यही सहारा के साथ हुआ और निवेशकों का भुगतान रुक गया। सहारा के एजेंटों की ज़िंदगी बड़ी दर्दहाल है। मैं देश के प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति से कहूँगा, इस ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए जो भी प्रयास संभव हो कृपया कीजिए, कृपया कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।